अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। मैं मलिक जफर खलील एडवोकेट फाउंडर जिनाज जुडिशल अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो का पर्पज सिर्फ ये है कि जी आपको बताना है कि जी हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या ट्रिक्स हैं। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, काफ़ी सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं। इससे पहले भी ऐसे रिलेटेड वीडियोस जिना जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हैं। यूट्यूब चैनल है जिना जुडिशल एकेडमी के नाम से ही। उस पे पहले ही भी वीडियोस पड़ी हैं कि जी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आज स्पेशल एक 3-4 मिनट की वीडियो में आपको बताएंगे कि जी आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसके अलावा प्रपोजिशनल क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो कैसे अटेम्प्ट करना है। ये वही आपके सिविल जज एग्जाम, एएसजी एग्जाम या फिर एडीपीपी एडीए वगैरह, ये ठीक है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जी टेस्ट सीरीज भी वो जिना जुडिशल अकेडमी टेस्ट सीरीज भी रखती है, जो कि अब पहले एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। 4 महीने की टेस्ट सीरीज होती है, ये सेकंड टेस्ट सीरीज है। ठीक हो गया। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आप टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जी आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले देखा जाता है कि जी आपका मतलब क्वेश्चन क्या है। आपने पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है। आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, फिर क्वेश्चन के बाद उस क्वेश्चन का रेलिवेंट आंसर देना है। ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन है आपका डिफाइन कंप्लेंट। ठीक है। एक, अब डिफाइन कंप्लेंट एक हेडिंग होगी आपकी, मतलब आपने कंप्लेंट की डेफिनेशन करनी है। ठीक है। फिर वो पूछता है कि जी अंडर व्हाट सरकमस्टांसेस कंप्लेंट इज फाइल्ड, किन हालात में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, किन सिचुएशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये दूसरी आपकी हेडिंग होगी। थर्ड वन पूछता है कि जी आपका प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट, कि जी प्रोसीजर के कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या है। फिर आपकी ये तीसरी हेडिंग होगी। चौथी हेडिंग आपकी रेलिवेंट क्वेश्चन की। ठीक है। तो ये आपकी हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के जो सिविल जज एएसजे के एग्जाम होते हैं वो स्पेशली कहते हैं कि जी आपने रेलिवेंट लिखना है, सफिशिएंट लिखना है। रेलिवेंट ये है कि जी आपने आपसे पूछा है डेफिनेशन कंप्लेंट की, तो अगर बेरक में डेफिनेशन है तो वो सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई साइटेशन में बताई गई है, लॉ डिक्शनरी में बताई गई है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी में कहीं पे बताई गई है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका रेलिवेंट है और सफिशिएंट है। ठीक है। आगे प्रोसीजर कंप्लेंट किन सिचुएशन में बताई गई है, तो वो आपने वही लिखना है, मतलब जो रेलिवेंट बनते हैं। जैसे उन सिचुएशन में होती है जब एफआईआर लॉन्च करने से फ्यूज कर दे पुलिस, या फिर इन्वेस्टिगेशन आपकी प्रॉपर ना हो रही हो, या फिर आप पुलिस जो है आप मुलजिम को बेगुनाह कर दे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो इन सिचुएशन में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये सफिशिएंट है। उसके बाद फिर कहता है कि जी प्रोसीजर, प्रोसीजर वही जो आपका सीआरपीसी में सेक्शन 200 से 205 तक बताया गया। ठीक है। ये प्रोसीजर होगा कंप्लेंट का। ठीक है। ये इसकी एक अटेम्प्ट मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि जी आपका कंप्लेंट, कंप्लेंट का फिर रेलिवेंट प्रोविजन बता देंगे, फिर कंप्लेंट की डेफिनेशन, डेफिनेशन वही जो सिविल बेयर एक्ट में बताई गई कि कंप्लेंट इज एलिगेशन मेड ओनली और रिटन टू मजिस्ट्रेट अगेंस्ट द कमीशन ऑफ ऑफेंस विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन वेदर टू नोन और अननोन पर्संस। ठीक है। ये और दूसरा फिर देखें कितनी सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट। कि जी फिर पूछ रहा है कि जी आपके सरकमस्टांस, किन सरकमस्टांस में आप अवेयर करवा सकते हैं कि जी आप एफआईआर जब रिफ्यूज ना हो, या फिर आप वो अक्यूज को मतलब जो है एक्विट कर दें, या फिर इस तरह जो भी सिचुएशन है, ये आपने लिखना है। उसके बाद फिर वो कहता है कि जी प्रोसीजर, प्रोसीजर का वही 2000 सेक्शन 200 में उसमें बताया कि राइटिंग होगी, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होगी, उसके बाद फिर अगर उत्तर नहीं बनती तो उसको रिपीट कर देंगे। तो ये आपका एक प्रोसीजर है। तो ये आपका क्वेश्चन इतनी तक कंप्लीट है। सुप्रीम आपकी हाई कोर्ट यही कहती है कि जी आपने स्टे रेलिवेंट, सिर्फ रेलिवेंट लिखना है, रेलिवेंट और सफिशिएंट। ठीक हो गया। इसी तरह आप देखें कि जी आपका जैसे ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। जुवेनाइल जस्टिस क्वेश्चन आ जाता है कि जी व्हाट इज लॉ रिलेटिंग टू अरेस्ट, जुवेनाइल जस्टिस का कि जी लॉ रिलेटिंग टू अरेस्ट एंड बेल ऑफ एक्यूज। ठीक है। तो ये आपका अरेस्ट एंड बेल ऑफ एक्यूज
अब देखें ये जुवेनाइल जस्टिस ये है, ठीक है। अरेस्ट एंड बेल, आपने लिखना है कि जी अरेस्ट के बारे में सेक्शन अरेस्ट 5 है। अरेस्ट कि जी अब जो जब मुलजिम अरेस्ट किया जाता है, थर्ड अरेस्ट करके वो उसकी कस्टडी ली जाती है, और उसके बाद प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट क्या है कि जी उसको अरेस्ट करके इन्फॉर्म किया जाता है गार्डियन को और प्रोबेशन ऑफिसर को। और उसके बाद फिर जितनी देर तक मतलब आपकी अ, अगर मैटर चला जाता है डाइवर्शन में तो वो आपका चालान जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, जुवेनाइल जब अक्यूज होता है तो वो पोस्टपोन कर दिया जाता है। फिर रिलीज ऑफ बेल वो सेक्शन 6, मतलब सेक्शन 5 और 6 बताना है, ये सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट आपको बार बार कहती है कि जी आपने रेलिवेंट और सफिशिएंट, बच्चे ज्यादा इसलिए फेल हो जाते हैं कि जी वो रेलिवेंट नहीं रहते, ठीक है, वो रेलिवेंट नहीं रहते, ठीक है। तो ये देखें, ये इतने तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये बेल का ही चल रहा है, बेल के बाद मतलब मोरल ऑफेंस ये डिले और नो रिलीज ऑन बेल, ये बस कि सेक्शन 5 और 6 को ही डिस्कस किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। इसके अलावा आपका आ जाता है कि जी आजकल जो हाई कोर्ट है वो ज्यादातर प्रपोजिशनल क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। प्रपोजिशनल क्वेश्चन आपने देखे हैं सिविल जज 2019 में, ज्यादा प्रपोजिशनल क्वेश्चन थे, 17 में भी, 2020 में भी ज्यादा प्रपोजिशनल क्वेश्चन होते हैं। तो ज्यादा प्रपोजिशनल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? प्रपोजिशनल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, वेरी सिंपल, कि जी आपने जब प्रपोजिशनल क्वेश्चन आएगा तो आपने उसमें रेलिवेंट फैक्ट्स लिखने हैं, कि जी मतलब जो वो फैक्ट्स बना के दे देता है कि जी ये बशीर ने का एक्सीडेंट हुआ और उसको वो 20 दिन अनकॉन्शियस रहा और वो अपील का टाइम गुजर गया, तो क्या वो अपील मतलब इसके बाद भी फाइल कर सकता है? ये एक प्रपोजिशन दे देता है, ठीक है, ये एक प्रपोजिशन दे देता है। उसका फिर आपने ये पहले फैक्ट्स लिख दिए, ठीक है। फैक्ट्स लिख के फिर आपने उसका एक लाइन में आंसर होता है, मतलब वो पूछ लेता है कि जी क्या उसका आर्डर ठीक है या नहीं है, या क्या उसको ओपिनियन देना चाहते हैं आप, या फिर आप वो कहता है कि जी आप क्या वो आप बेल ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे, या एक आर्डर मजिस्ट्रेट ने पास किया वो आर्डर ठीक है या नहीं। एक लाइन में आपने आंसर देना होता है, ठीक है, एक लाइन में आपने आंसर देना होता है। उसके बाद फिर उसकी रेलिवेंट प्रोविजन जो है, उसके बाद उसी रेलिवेंट प्रोविजन लिखनी है थर्ड हेडिंग में। और चौथी हेडिंग जो रीजन या सपोर्टिव आर्गुमेंट्स हैं उसमें वही आपने सेक्शन को ही एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, सेक्शन को ही एक्सप्लेन कर देना है। जैसे ये देखें, ये क्वेश्चन है आपका, ये जैसे ये ये एक आपका अ, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। कहते ए हैंड ओवर दी अपील, मतलब डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए हैं आपको उसको वकील को, और 20 दिन के बाद फाइल की ये है, ठीक है। ये सपोज के आ जाती है कि जी एक पर्सन ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपील के दिए हैं वकील साहब को, वकील साहब ने बर्टन ऑफ काम की वजह से वो अपील फाइल नहीं की, तो क्या वो आपका ये सफिशिएंट काज है कि जी वो वकील साहब बर्डन ऑफ वर्क की वजह से मतलब अपील फाइल नहीं कर सके, तो क्या ये सफिशिएंट काज है या नहीं? तो आपने वही वही सेम फार्मूला लिखना है कि जी आपने पहले फैक्ट्स लिख देने हैं, फैक्ट्स में आपने लास्ट में बताना है कि जी क्या उसका वो बनता है, मतलब वो क्लेम कर सकता है या नहीं है, मतलब उसका बर्डन ऑफ वर्क सफिशिएंट काज में आता है या नहीं आता, ठीक है। आपने यस या नो में आंसर देना है, उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजन लिखनी है, और उसके बाद सपोर्टिव आर्गुमेंट्स लिखने हैं, ठीक हो गया। इसी तरह मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये लिमिटेशन क्या है, ठीक है। इसमें वो ये है कि ये पेपर हैंड ओवर किए गए हैं और उसने आपने सॉल्यूशन काज का बताना है। जैसे पहले फैक्ट्स, फिर उसके बाद आपका आंसर जो भी होगा आपका, और उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजन, और उसके बाद उसी रेलिवेंट प्रोविजन को आपने एक्सप्लेन कर देना है। इसी तरह आप देखें ये प्रपोजिशनल क्वेश्चन, ए फाइल अपील आफ्टर टाइम लिमिटेशन बी हैज नो टेक डिफेंस, मतलब ये क्वेश्चन है आपका, सपोज के एक बंदा है मिस्टर ए, उसने अपील फाइल की है आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, और डिफेंडेंट ने उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता,
और कोर्ट जो है डिफेंडेंट के ऑब्जेक्शन ना करने के बावजूद कोर्ट उसको उस अपील को डिसमिस कर देती है। तो क्या इज द ऑर्डर ऑफ कोर्ट वैलिड, क्या वो कोर्ट का ऑर्डर वैलिड है? आपने पहले फैक्ट्स लिखने हैं कि जी ये फैक्ट्स हैं, उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद आपने एक लाइन में आंसर लिखना है कि जी आपको ये ऑर्डर वैलिड है या नहीं। आपने कहना है कि ये ऑर्डर वैलिड है, यस दिस ऑर्डर इज वैलिड, या नो दिस ऑर्डर इज नॉट वैलिड। उसके बाद फिर रेलिवेंट प्रोविजन देनी है और उसके बाद फिर रीजन लिखनी है। ये क्वेश्चन है, इसका ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, वो उसने आफ्टर टाइम किया, वो कहता है क्या क्वेश्चन ये मतलब उसका ऑर्डर कोड का वैलिड है या नहीं सेक्शन 3 के तहत। तो फिर वो आपने एक लाइन में आंसर देना होता है कि जी ये वैलिड नहीं है। उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजन, फिर सेक्शन 3 को बता देना। सेक्शन 3 क्लियर है कि जी आप अप्लीकेशन मतलब कोई भी अपील अप्लीकेशन या सूट आफ्टर प्रिस्क्राइब टाइम आता है, ठीक है, तो कोर्ट उसको शेल डिसमिस, शेल का वर्ड है, मैंडेटरी है कि कोर्ट ने उसको डिसमिस करना है। जैसे वो लास्ट में कहते हैं कोर्ट ऑर्डर ऑफ कोर्ट इज वैलिड, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर है प्रपोजिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये हमारी टेस्ट सीरीज है। आप ये टेस्ट सीरीज जो है आपके टेस्ट मतलब पेपर वाइज हैं, पेपर 1 2 3, ठीक है। इसमें अब जैसे गार्डन वार्ड एक्ट है, एक हर चौथे दिन टेस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर चौथे दिन टेस्ट होगा, 4 महीने पे होगा। मतलब पहला टेस्ट 20 को है तो अगला 24 को है, फिर 28 को है, फिर फर्स्ट को, फिर 5, फिर 9 13 पर 21। इसी तरह हर 4 दिन बाद टेस्ट है। और फिर 4 दिन बाद भी टेस्ट भी मतलब आपका जैसे ये आपको मतलब गार्डन वार्ड एक्ट का टेस्ट के बाद फिर 4 दिन मिलेंगे, लिमिटेशन एक्ट कंप्लीट होगा। फिर 4 दिन मिलेंगे, आपका रेंट प्रिंसेस एक्ट कंप्लीट होगा। फिर आपका 4 दिन मिलेंगे सिर्फ रेंट फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। फिर 4 दिन मिलेंगे, नेक्स्ट 4 दिन आप बाद आपका फैमिली लॉज का टेस्ट होगा। इसी तरह हर चौथे दिन मतलब चंक्स में मतलब डिवाइड किया गया। जैसे कंट्रैक्ट एक्ट है थोड़ा लेंथी है, तो इसके 4 टेस्ट बनाए गए हैं और 3 टेस्ट बनाए गए हैं, ठीक है। और 3 टेस्ट बनाए गए हैं, तो 3 टेस्ट मतलब आप इसी कंट्रैक्ट को 3 मतलब आप 12 दिन में करेंगे। तो ये बहुत आसान है, जो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है तो उनके लिए टेस्ट सीरीज बहुत आसान है। अच्छा, इस टेस्ट सीरीज के साथ आपको क्या मिलेगा, देखें आपको बताएंगे कि जी इन डिटेल बताएंगे कि जी आपका कंपिटेटिव एग्जाम में आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मतलब पास पेपर वगैरह ये सारे आपको कराएंगे। उसके अलावा आपको बताएंगे कि जी प्रपोजिशनल क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछ लेते हैं, तो उसको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। पास पेपर जितने भी हो चुके हैं 2017 20 22 और 19, ये सारे आपके इनके सोल्यूशन आपको करवाएंगे, लाजमी करवाएंगे। और उसके बाद जो भी नेसेसरी डाटा है, जैसे आपका नेसेसरी डाटा मतलब आप कह लो कि जी डिमांड है, तो डिमांड के आर्डर्स, डिमांड के पेपर्स, और उसके अलावा डिमांड की जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है, जैसे गुलाम सरवर केस है, 1984 PCRLJ 2588, वो बताई जाएगी। और इसके अलावा आप पढ़ रहे हैं, सपोज कि आप पढ़ रहे हैं एंड प्रिंसेस एक्ट का कोई सेक्शन आपको समझ नहीं आ रहा, आप व्हाट्सअप करें इसी नंबर पे, ये एकेडमी का नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको वो बता देंगे कि जी आपने वो क्या आंसर है। मतलब जैसे ही आपका मैसेज सीन होगा, विद इन 30 मिनट्स आपको लाजमी वॉइस नोट में इन डिटेल्ड मैसेज आ जाएगा। इन डिटेल मतलब वॉइस नोट आ जाएगा कि जी ये है। मतलब कोई भी आप पढ़ रहे हैं, गार्डियन वार्ड लिमिटेशन पूरे सिलेबस में कहीं पे कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, आप अगर टेस्ट सी दे रहे हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे वॉइस नोट, मतलब टेक्स्ट करेंगे, सेक्शन बताएंगे कि ये है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद ये पहले भी बच्चे मतलब पूरे पाकिस्तान से टेस्ट वगैरह दे रहे हैं। और जिना एकेडमी का मतलब जो है, ये जिना एकेडमी सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे मतलब आप यूट्यूब फेसबुक पेज भी है जिना एकेडमी का, तो उस पर भी आप जाके इनका रिजल्ट देख लेंगे, हमारी 3 4 साल एक्सीलेंस, तो वो आपको उस तरह से भी पता चल जाएगी, ठीक है। ये आपका टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑन कैंपस भी दे सकते हैं। मतलब आप इधर आके एकेडमी भी आके टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, और घर से बैठ के भी कर सकते हैं। मतलब आपको पेपर भेज टेस्ट भेज दिया जाता है, आपने अटेम्प्ट करके इनबॉक्स करना है एकेडमी नंबर पे, और फिर वही चेक करके आपको वापस दिया जाएगा। 4 महीने का ये शेड्यूल है, 4 महीने में आपने मतलब पूरे सिलेबस को आपने टेस्ट देना है, ठीक है।
जो बच्चे भी इस टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।